Hello, मेरे future doctors. I hope you are well and doing great. Once again, welcome to this amazing platform of SSP विद्यापीठ नीट, जहाँ पे हम एक एक करके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को बेटा कवर करने वाले हैं. सो इन दिस ब्यूटीफुल क्लास वी आर गोना स्टार्ट वेक्टर. एंड वेक्टर, ट्रस्ट मी बच्चों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो आपके पूरे नीट के सिलेबस में स्पेशली इन फिजिक्स इधर उधर घूमता रहता है. इफ़ यू हैव द आइडिया ऑफ द वेक्टर्स तो आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे. लेकिन अगर वेक्टर नहीं है तो बहुत सारे चैप्टर्स नहीं बन सकते. जैसे मैकेनिक्स में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लीजिए, रिलेटिव मोशन ले लीजिए. विदाउट वेक्टर्स आप काइनेमेटिक्स नहीं समझ सकते. काइनेमेटिक्स नहीं चमकेगा तो वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगा. फिर आगे और जगह पर इसका इस्तेमाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है, जहाँ हमें डायरेक्शन फाइंड करना होता है. तो इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है. सो अर्लियर आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स, बट देन आई रियलाइज कि बिफोर काइनेमेटिक्स लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग चैप्टर विच इज़ अ वेक्टर. एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इसका कोई अलग से चैप्टर नहीं होता. लेकिन जब मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं बच्चे एनसीईआरटी में, चौथा चैप्टर आई गेस, हाँ थर्ड या फोर्थ होता है, नहीं मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, तो मोशन इन प्लेन से थोड़ा बहुत वेक्टर का जिक्र कर देते हैं. लेकिन आपको यहाँ पर नीट की तैयारी, अगर आप जेई की तैयारी करें तो आपको पहले से ही थोड़ा वेक्टर पता होना चाहिए. इसलिए वेक्टर की क्लासेस हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं. विद इन 4 to 5 लेक्चर्स, 4-5 लेक्चर के अंदर वी विल कवर द एंटायर थिंग्स. वेल, इन दिस फर्स्ट क्लास वी विल कवर इंट्रोडक्शन, क्या होता है, प्रेजेंटेशन, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन द क्वेश्चन. इनसे रिलेटेड जो भी होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा. द बेस्ट पार्ट इज बच्चों, दिस लेक्चर विल बी ऑफ 40 to 50 मिनट ओनली, इससे ज़्यादा नहीं. इतने में मैं आपको वो चीज़ें सिखा दूंगा जो आप महंगे महंगे ऑफलाइन कोचिंग क्लास के अंदर घंटों सीखने के बाद भी आप नहीं सीख पाते हैं. So watch the session till the end, and if you are new on the platform, be a part of this beautiful platform. बच्चों, नीचे सब्सक्राइब वाली खूबसूरत सी बटन है, उसे दबा दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारी फैमिली के साथ. पूरा सिलेबस जो है आपको यहाँ पर कवर करा देंगे. अगर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो तो भी आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स, दैट्स माई गारंटी. चलिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि यार वेक्टर होता क्या है. तो देखिए, वेक्टर बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में ना जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. जैसे बच्चों, अगर मैंने इस बॉटल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ से, और 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया, और ये बॉटल सरफेस पर पड़ी हुई है. अब कोई भी बच्चा बता देगा, थिंक अबाउट इट, इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फ्रॉम हियर एंड एट द सेम टाइम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, और ये सरफेस पर है, विल दिस बॉटल मूव? द आंसर इज नो सर. क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन मैंने यहाँ से लगाया, 10 न्यूटन मैंने यहाँ से लगाया, तो ये नलीफाई हो गया. अब आपने नलीफाई क्यों किया? क्योंकि आप ये जानते हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप ये जानते हो कि 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, इसलिए नहीं चला. लेकिन अगर कोई कॉमर्स या आर्ट्स का बच्चा उससे पूछा जाए, भाई 10 न्यूटन बता टोटल फोर्स कितना, वो बोल देगा भाई साहब 20 न्यूटन. बट 20 न्यूटन लगाए क्या? नहीं. तो ये जो फोर्स है उसमें डायरेक्शन भी आया और मैग्नीट्यूड भी आया, वैल्यू भी आई और डायरेक्शन भी आई. तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमको वैल्यू भी चाहिए और साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, उन तमाम वैल्यू को हम वेक्टर बोलते हैं. और स्केलर कौन होता है? जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे बॉडी का जो मास है अगर वो 72 kg है, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ तो 72 kg रहेगा. तो मास में डायरेक्शन मैटर नहीं किया, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा. तो जिस जिस क्वांटिटी के अंदर, जिस क्वांटिटी के अंदर, जिस तेजी से निकल गया, माफ कीजिएगा, तो जिस क्वांटिटी के अंदर बच्चों वी हैव ओनली वैल्यू, देयर इज नो डायरेक्शन, सच काइंड ऑफ क्वांटिटीज स्केलर. जो थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने व्हेन वी वेर स्टार्टिंग द यूनिट एंड मेजरमेंट, बाय द वे यूनिट एंड मेजरमेंट हो चुका है, बेसिक मैथमेटिक्स हो चुका है. अगर आप लेक्चर्स देखोगे बेटा तो आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, यू विल बी इन लव. जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, अमेजिंग चैनल. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि स्केलर और वेक्टर, ये हमें समझ में आ गया. अब देखिए इस वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं. तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसे टोपी पहनाई जाती है, वो वाली टोपी नहीं जो आप अपने दोस्तों को पहनाते हो बर्थडे के टाइम पे, कि आज पार्टी यहाँ मिलेगी, फिर आप पार्टी नहीं देते हो. मेरे साथ ऐसा मत करना. तुम्हारा बर्थडे हो तो नीचे लिख देना कि हाँ भैया आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, मेरा आज बर्थडे है, मैं पार्टी नहीं मांगूंगा तुमसे. लेट्स फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट बच्चों. तो ये हो गई स्केलर की बात और वेक्टर की बात. ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं. व्हाई डोंट यू बच्चा कमेंट इन दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ मुझे स्केलर के 5 और वेक्टर के 5. देखते हैं कितने कितने बच्चों के सही आंसर आएंगे. और एक एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में मैटर नहीं करता. अब हम प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं. तो देखिए किसी भी वेक्टर को बच्चों इस तरीके से ना टोपी पहनाई जाती है, ऐसे कैप, एरो दिखाया जाता है,
और याद रखिएगा कि जब हम वेक्टर यहाँ पे करते हैं तो हमेशा उसके साथ यहाँ पे ना डायरेक्शन के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पर भी आई के साथ ऐसे कैप है तो ये प्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन, कहीं पर भी जे के साथ कैप है तो ये प्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन, और ऐसे ही के कैप होता है तो उसे हम जेड डायरेक्शन से प्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैंने लिखा a बराबर 5 और मैंने लिखा वेक्टर a बराबर 5 आई कैप, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे आप वेक्टर करोगे तो उसकी दिशा आपको बतानी पड़ेगी। सरलता के लिए मैं सिर्फ आई लिख रहा हूँ बट उसके ऊपर कैप रहता है। सो दिस इज स्केलर, ये क्या है, स्केलर है जिसमें कोई डायरेक्शन हमें नहीं पता चल रहा है, बट ये क्या है बच्चों, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में वो होंगी जहां जहां पर भी कैप होगा, जहां जहां पर भी वेक्टर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वाली जो चीज है वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताएगी, डायरेक्शन, वैल्यू या तो डायरेक्शन। हिंदी वाले बच्चे हो तो परिमाण और दिशा, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, पटानी नहीं, दिशा, डायरेक्शन। इंग्लिश में पढ़ाई पे ध्यान दो, सर आप ही तो भटकाए हमें। अच्छा ठीक है, वापस आ जाओ, बैक टू द पॉइंट। तो ये जो है बच्चों प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें एक खास बात, ये जो एरो होता है ना, इसमें इसको हम बेटा पूंछ बोलते हैं, इसको कपार बोलते हैं, हेड, टेल एंड हेड, टेल एंड देन हेड। जहां पर एरो का सिंबल है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हेड एंड दिस इज टेल, टेल एंड हेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो पॉजिटिव आई कैप है, जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस करूंगा तो माइनस में डायरेक्शन बदल गई, ये आई डायरेक्शन था, ये माइनस आई डायरेक्शन है, और आई का मतलब क्या है, एक्स, तो माइनस होने की वजह से ये यहाँ चला गया। एक और चीज आप नोट करेंगे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना 5 है तो मैंने 6 को थोड़ा बड़ा बना दिया है, ये ध्यान रखिएगा। हम जब जेई और नीट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट को अच्छा करोगे तो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। तो जब भी वेक्टर को प्रेजेंट करें तो ये बहुत मैटर करता है। जब आप आगे काइनेमेटिक्स में सीखोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, वहाँ इन सब चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बड़ी वैल्यू बड़ा तीर, छोटी वैल्यू छोटा तीर। आपने इतने को 5 मान लिया तो फिर ये 6 होगा, आप इतने को 5 मानो तो 6 थोड़ा बड़ा कर दो, ये बात है। वो देखो ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ जे कैप है। जे कैप क्या बता रहा है, जे कैप हमें बता रहा है कि वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है सर। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कभी भी निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर के जो टेल हैं, जो उनके पूंछ है, वो आपस में टच करने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका टी दोनों यहाँ छू रहे हैं, इसलिए ये एंगल ऑफ बिटवीन द वेक्टर्स है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप इसे थीटा नहीं कहेंगे। ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको भौतिक विज्ञान के साथ मोहब्बत करवा देंगी, दैट इज माय गारंटी। तो क्या होना चाहिए, नियम क्या लिखा है, ऑलवेज टेक टेल टू टेल एंगल, यानी टेल और टेल के बीच का ही एंगल जो होता है, एंगल ऑफ बिटवीन द वेक्टर्स होता है। मान लीजिए अगर ये सिचुएशन ऐसी है, इस तरीके से, अब मैं आपसे पूछूं एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप क्या आंसर करोगे? वेल, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट में लिख के मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए आप, एंगल 60 डिग्री है, लेकिन क्या यही एंगल है? नहीं। अब जिसे नियम नहीं पता होगा वो कहेगा भैया यही तो एंगल है, बट दिस इज नॉट द एंगल इन रियलिटी। इसको हम ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दें, क्योंकि वेक्टर तो जा तो ऐसे नीचे रहा है, तो ये अभी भी वही वेक्टर है, वेक्टर ए, लेकिन ऐसे आगे एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि इस वेक्टर का टेल दिखाई दे रहा है और वेक्टर बी का टेल दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ये वाला एंगल। क्योंकि बच्चों पूरा एंगल 180 होता है, तो ये आपका 120 हुआ, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज 120 डिग्री। आई बात समझ में? कई जगह पे क्वेश्चन जब आते हैं, अच्छे ओलंपियाड में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो उसमें इसका जिक्र होता है कि कोई बोट चल रही है या कोई कार चल रही है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक व्हीकल चल रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, बोट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इस पर फोकस कीजिएगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, चलो बोट तो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये भी कंफर्म हो गया कि ईस्ट और नॉर्थ, लेकिन ये 30 डिग्री यहाँ से कि यहाँ से, ये कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑफ नॉर्थ लिखा है मतलब नॉर्थ से, तो उत्तर से 30 डिग्री के कोण में इधर जा रहा है। इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता था, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो बच्चा, जब आपने ईस्ट कहा तो ईस्ट से, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 60 डिग्री के कोण में उत्तर में जा रहा है। ये सेंटेंस जरूर अपने मन मंदिर में बसा के रखिएगा
क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या कहता है, ड्रॉ द वेक्टर ऑफ कार मूविंग इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, इसका मतलब यहीं कहीं पर होगा। आप ऐसे तीर बना दो और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कहाँ से एंगल बोल रहा है बच्चों, तो खाली हमें देखना है वेस्ट डायरेक्शन से कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री। हो गया, खत्म। तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट है यानी कि वेस्ट से। अब यही चीज ऐसा भी हो सकता था, तुम्हें क्या हो गया भाई, हाँ यही चीज को हम ऐसा भी कह सकते थे, कैसा कह सकते हैं, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आई बात। तो जहां से आप एंगल देखते हो ऑफ पढ़िएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं कह सकता हूं कि 60 डिग्री पूर्व से नहीं, उत्तर में पूर्व से 60 डिग्री, पूर्व से 60 डिग्री। इसको नहीं, ये वाले को, इसको तो बोलेंगे उत्तर से, पश्चिम दिशा में उत्तर से 60 डिग्री के कोण पर चल रहा है। तो ऑफ वर्ड याद रखिएगा, ऑफ बोलने का मतलब है कि वहां से एंगल आपको कंसिडर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई अच्छे से बच्चों, आनंद की अनुभूति आई क्या? तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग ये लिख दीजिएगा। लाइव क्लास में जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं तो उनसे इंटरेक्शन मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, और जब भी मैं कैमरे के सामने देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत दिल से मुझे सुन रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सामने ही बैठे हो बच्चा। तो ये जरूर टैग याद रखिएगा, आनंद की अनुभूति। बाबा एसएसपी विल मेक यू ऑल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। ये इससे ना क्वेश्चन एआईपीएमटी में पूछा गया था, नीट में ज़्यादातर देखे नहीं गए हैं, बट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन नीट में बन सकते हैं, जेई में बना नहीं है, बन सकता है, कभी कभी बहुत ईजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। खैर आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक है तो हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स का। तो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें वैल्यू भी सेम हो दोनों वेक्टर्स का और डायरेक्शन भी सेम हो। मैं कह देता हूं मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 6 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है, इसका डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और इसका भी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए इक्वल वेक्टर है। इक्वल मतलब जिसका सब कुछ सेम हो जाए। अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। तो देखिए पैरेलल वेक्टर्स वो होता है जिसका डायरेक्शन 100% सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्शन मैच कर रहा है, डायरेक्शन मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द पैरेलल वेक्टर्स। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग द पैरेलल वेक्टर्स? द कंडीशन इज इन पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन मस्ट बी सेम। हाँ मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सोच के देखिए बच्चा, इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसा बनेगा? इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि एवरी इक्वल वेक्टर इज ऑल्सो अ पैरेलल वेक्टर्स। हाँ हर इक्वल वेक्टर पैरेलल भी तो है क्योंकि पैरेलल की शर्त यहां फॉलो हो रही है। बट all parallel vectors cannot be equal vectors. This is not equal vectors, but yet this is equal vectors. I repeat my sentence. If you want to note down, तो आप लिख भी लीजिए, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चा, या आप टेलीग्राम में जाके खाली सर्च कीजिएगा फिजिक्स डॉक्टर, तो एक ही डॉक्टर आपको मिलेगा, बाबा एसएसपी। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, every equal vector is considered to be the parallel vectors. The answer is yes. Every parallel vector is always a equal vector. The answer is no. But few parallel vectors are also considered to be the equal vector. Answer is yes. कुछ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, बिकॉज देयर इज आई कैप एज वेल एज जे कैप। Now the next one is the co-initial vectors. Co-initial vectors are those vectors जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट होते हैं। इनिशियल मतलब इनिशिएट होते हैं। Look at this. Vector B is going in the positive x direction. This one is going in the y direction, positive y. This one is going in the direction of C, and this one is going in the direction of minus y. So all these vectors originate from the particular point, same point, जिसे हम origin भी कह सकते हैं। Same point से गुजर रहा है, इसलिए इसको हम co-initial vectors कहेंगे। The next one is coplanar vectors. What do you mean by coplanar vectors? तो coplanar vectors का मतलब होता है जिन vectors के plane सेम हो। अच्छा प्लेन कौन कौन से होते हैं? तो एक एक्स वाई प्लेन हो गया, एक वाई जेड हो गया, ये जेड एक्स हो गया। तीन ही तो प्लेन है, इसको वाई एक्स मान लीजिए,
ये y मान लीजिए, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी द कोप्लानर वेक्टर्स, बट द वेक्टर्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स योर साइड, तो ये हो जाएगा वाई जेड, है ना, ये वाई और फिर ये जेड, तो ये वाई जेड प्लेन के अंदर के वेक्टर्स कोप्लानर नहीं है। अगर एक्स वाई के सारे हैं, जैसे ये सारे के सारे हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं यहाँ वाला वेक्टर, ये चलो मान लो ये इसको मैं दे देता हूँ नाम छोटा ए, ये बी और ये सी, यहाँ एक दे देता हूँ डी, तो ए बी सी तो है बट डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी अलग प्लेन में है। ये लाइन देखो जेड है और ये लाइन कौन सी है? एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, लेकिन ये वाई है और ये एक्स है, तो ऑल द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कंसिडर्ड टू बी द कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग, और बच्चों यहां से सच्ची बता रहा हूं, नीट में सवाल बना है, छोटा सा सवाल था, एक ऑप्शन सवाल दिया था कि विच वन इज द एक्सेल वेक्टर्स, तो उसमें टॉर्क का एक ऑप्शन था, नहीं टॉर्क नहीं था, मैं बताता हूँ क्या था, अभी याद आ जाएगा, इसी एग्जांपल से आ जाएगा माइंड में, मैं आपको बता देता हूँ, बट इस डायग्राम को देखिए पहले। यहाँ पे हमारे पास में डिस्क है, डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, इस तरीके से डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, आपको क्या करना है, अपनी 4 उंगलियों को रख देना है, तो जैसे ही 4 उंगलियों को रख दोगे डायरेक्शन के अंदर, थंब खोलोगे तो थंब जो है एक्सिस पर आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आएगा, तो वैसे सारे वेक्टर्स जिसमें डायरेक्शन एक्सिस पर आता है उसको हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। टॉर्क इज ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि आर क्रॉस एफ है ना, हाँ, तो आर और एफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर एफ है, इसीलिए इसका जो डायरेक्शन है इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट में आपको लेके नहीं जाना चाहूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खाली बस इतना समझो, इसको हटा देता हूँ नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आप बेटा बस इतना समझिए कि वो तमाम वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आए, अब आया दिमाग में, हाँ जी, ओमेगा, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रहता है। चक्री अगर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, 4 उंगलियां रखा, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। चक्री ऐसे घूम रही है, मेरे से होते हुए आप तक जा रही है, 4 उंगलियां थंब के डायरेक्शन में, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो तमाम वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एक्सिस पर आ जाए, दे आर कंसिडर्ड टू बी द एक्सियल वेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर्स, और यहां से बच्चा क्वेश्चन की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। बहुत लोग इसको सिर्फ रट लेते हैं, या आप जहां पढ़ते हो वहां सिर्फ रटाया जाता है, बट इन द दरबार ऑफ एसएसपी सर यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। ध्यान से देखिए, फिजिक्स इज वन ऑफ द वंडरफुल सब्जेक्ट बच्चों, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि फिजिक्स को जी रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से। यूनिट वेक्टर्स क्या है? यूनिट वेक्टर्स देखिए, पहले तो समझिए कि यूनिट वेक्टर्स आपको बताता क्या है। नाम से पता चल रहा है यूनिट मतलब कोई मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो वैल्यू, यूनिट मतलब 1 होता है, और वेक्टर मतलब डायरेक्शन। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हमें ना पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है कि यार ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू इतनी है और ये इस डायरेक्शन में है। वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, इसको कैप से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आई कैप, जे कैप, के कैप इज दी 3 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर। जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में वैल्यू 1 है, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन में वैल्यू 1 है। सो फॉर्मूला होता है कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन दी मैग्नीट्यूड। ये कैरेट भी कहीं जगह पर पढ़ते हैं किताबों में, हैट भी पढ़ते हैं, कैप भी पढ़ते हैं। सो एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये बच्चों मैग्नीट्यूड का सिंबल है, 2 डंडा बना करके आपको वेक्टर का साइन कर देना है। इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर आप चाहो तो इसको हटा दो, आप चाहो तो ये डंडा हटा दो और तीर भी हटा दो, तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही हुआ। तो वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। अब यहां से अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एन कैप इंटू मॉड ऑफ दिस एन कैप और फिर ये एन। यानी इसके फॉर्मेट में अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ये देखिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप। कभी भी कोई भी वेक्टर होगा, कभी भी बच्चों कोई भी वेक्टर होगा, तो उस वेक्टर के साथ हमेशा मैग्नीट्यूड होगा और कैप होगा। इवन यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर हमें ये नहीं आए तो हमसे सवाल नहीं बनते, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से सीखा कीजिए जो आपको लेक्चर्स में सिखाए जा रहे हैं।
तो मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन, तो यहाँ देखो ये रहा मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। अब अगर आपसे इसका यूनिट वेक्टर पूछ ले तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये कहाँ से आया? तो किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये आपको सेकेंड लेक्चर में प्रूफ करके दूंगा मैं। अभी आप सिर्फ याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर भी आप मान सकते हो, बट यहाँ खैर जेड है नहीं, सिर्फ आई है, इवन वाई भी नहीं है, तो सिर्फ दो बचा, एक्स कंपोनेंट दो है, दो का स्क्वायर चार, चार रूट से बाहर जाएगा, दो से कट जाएगा तो आई कैप। देखिए पता भी चल रहा था कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई कैप ही है। बट अगर ऐसा आ जाए तो जिसमें आई कैप और जे कैप भी हो, सरल कुछ नहीं है बच्चों, कैप बराबर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी 3i प्लस में 4j अपॉन 3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, सो इट विल बी 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर है। दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आया 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। यहाँ देखिए हमें दो अलग अलग वेक्टर दिया है, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो हम सबसे पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्ट कैसे निकालते हैं? रिजल्ट ऐसे निकालते हैं, ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस आई माइनस 2j प्लस में 3k, यानी आंसर कितना? तो 2i प्लस आई, 3i माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5j प्लस 4k प्लस 3k 7k। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है कि वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो यही है 3i माइनस 5j प्लस 7k कैप एंड डिवाइडेड बाई बच्चों मॉड कर दें इसका, तो अंडर रूट में 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, मुझे पता है आपके माइंड में चल सकता है भैया देयर शुड बी माइनस ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इवन इफ यू कंसिडर माइनस 5 तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। बस फाइनल स्टेप दे देते हैं इसको, 3i माइनस 5j प्लस 7k अपॉन 25 और 9 कितना हो गया बच्चों? 34, 34 और 49, 34 और 49, 9 4 13 का 3, हाथ से लगे 4 1 5 3 8, 83 रूट 83। कितना भी अंग्रेजी बोल लो, पहाड़ा टेबल हिंदी में याद होता है। चमका ना? सो दिस इज द वे टू गेट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आइए अब हम आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जोड़ना और दो वेक्टर्स को घटाना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, प्लीज पे अटेंशन। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ पर है जो कि दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वैल्यू। वी हैव अनदर वेक्टर, वेक्टर बी विच इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पता नहीं एंगल कितना है। आई हैव टू ऐड दिस वेक्टर्स। तो इस वेक्टर को जोड़ने के लिए एक लॉ होता है जिसे ट्रायंगल लॉ कहते हैं। In this basic lecture we are discussing triangle law, but the later in the second lecture you will understand कि triangle law का कोई जरूरत ही नहीं है। There will be a parallelogram method which is very important, and with the help of parallelogram you can solve, you can kill any of the kinematics, any of the mechanics problem easily। तो second lectures बेटा जरूर देखिएगा, second lecture आएगा इस वीडियो के बाद, comments कर देना जल्दी। Apart from taking my paid classes and apart from my other stuff of the offline classes, टाइम निकालता हूँ बच्चा और फिर आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो ट्रायंगल लॉ सीखते हैं। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि आपको जो एक वेक्टर दिया है उस वेक्टर को तो पहले बना ही लो। ये बना लिया हमने, और फिर दूसरे वेक्टर को इस तरीके से पहले वाले वेक्टर पे रखो कि दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो हेड पर आए। यू कैन सी कि दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए का h एंड दिस इज वेक्टर बी का t। बस लास्ट में क्या करना है बच्चों,
आपको यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर देना है, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे a प्लस बी। तो दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर का जो सम है, एडिशन है, वो ट्रायंगल लॉ से इतना हुआ। फिर से बताइए सर, बहुत सरल है। स्टेप 1, टेक एनी वेक्टर, लिया, दूसरे वेक्टर के हेड पे पहले वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए, रख दिया। उसके बाद पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के कपार पे एक लाइन खींच दो, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। And how to identify that this is resultant vector? So there is condition to identify vector R. Always observe TT and HH. So this is important point, and these kind of point you will never find out in any reference book or in any of the module whatever you have right now. This is statement of SSP sir, the simplest way of explanation. आपको याद रखना है बच्चा कि जो रिजल्टेंट होता है ना, उस रिजल्टेंट का टेल दूसरे वाले के टेल के साथ होता है, जो H होता है रिजल्टेंट का दूसरे वाले के H के साथ होता है। सिंपल। HHTT जहां डायग्राम में दिखे वो रिजल्टेंट है। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, now tell me the बच्चों, which vector is the resultant vector? इसमें रिजल्टेंट कौन है? 100% वेक्टर बी। थे पगला, यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स, बट राइट नाउ यू ऑल आर लाइक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बच्चों। तो फॉर बीइंग योर बड़ा भाई, मेरी आदत रहेगी आपको कभी कभी डांटने की, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर आप जब डॉक्टर बन जाना, जब आपसे मिलने आऊँगा तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर वेक्टर C है रिजल्टेंट वेक्टर। हाउ? इट्स वेरी सिंपल, SSP सर्स कॉन्सेप्ट। T, look at this T, look at this T, H and then H. The arrow portion is H. That's why vector C is considered to be vector A plus vector B. अब इन्हीं डायग्राम का, इसी डायग्राम का मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं। तो याद रखना बच्चा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है। व्हाट इज दिस सर? सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। ऑल आई वांट टू से कि अगर ये वेक्टर A है तो दिस इज माइनस वेक्टर A। इफ दिस इज वेक्टर B, then this is minus vector B. If this is vector A, then this is minus vector A. माइनस आते ही डायरेक्शन बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर हमको यहां पर बनाना है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तो लुक एट दिस बच्चा, वेक्टर A पॉजिटिव है एज इट इज, वेक्टर A पॉजिटिव है एज इट इज, एंड वेक्टर B ऐसे ऊपर जा रहा है, तो हम इसे ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे। समझ में आई बात? नीचे क्यों लेके आए? क्योंकि ये जो डायरेक्शन था, दिस वाज पॉजिटिव B, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव B। अब लास्ट में आप इसे खींच दो, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। बट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस वेक्टर B का माइनस। इसलिए मैंने कहा सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। अल्टीमेटली आप जोड़ ही रहे हो, लेकिन एक नेगेटिव वेक्टर को आप जोड़ रहे हो। नेगेटिव वेक्टर्स किसे कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें हम वेक्टर में सिर्फ -1 का मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। हाँ, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो बाद में, क्योंकि थोड़ी गणित यहाँ लगा दीजिए, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। Sorted? And why this is resultant vector? Again the concept, tail and then tail, head and then head. Matthew Wed, head. चमका अच्छे से? तो ये है बच्चों आप लोगों का कॉन्सेप्ट वेक्टर का। इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको पैरेललोग्राम भी सिखाऊंगा, बट इससे रिलेटेड कुछ अच्छे ओलंपियाड के सवाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चमक जाए। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन रीड द क्वेश्चन इन हिंदी। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आप सवाल को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो बेटा एक रिले रेस है जिसमें रनर ए है, सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद नॉर्थ में, एंड देन हैंड्स ऑफ द बैटन। बैटन क्या है? बैटन क्या है? बैटन, बैटन वो होता है ना, वो दौड़ते टाइम जो लेके चलते हैं, वो दौड़ा नॉर्थ डायरेक्शन में, रनर बी को देता है, हु रन्स फॉर द सेम डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट।
साउथ ऑफ ईस्ट कहाँ जाएगा, सॉरी ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, मतलब यहाँ कहीं पर होगा। कितने एंगल पर वो नहीं कहा है, साउथ ऑफ ईस्ट बोल दिया है। द टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी एडेड टुगेदर टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर आर विच ड्राइंग करेक्टली शोज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देखिए पहले तो वो यहाँ से चला नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया, ये भी सही है। रिजल्टेंट ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्टेंट ये होगा। रिजल्टेंट हम किसे कहते हैं, शुरुआत में जो स्टार्टिंग था टी टी और जो एच एच है दैट मस्ट बी मैच। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ एरो नीचे आ रहा है, ये भी गलत है, यही सही डायरेक्शन है। समझ में आई बात। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। The first drawing shows the three displacement vector A, B and C which are added in tail to head fashion. The resultant vector is labeled R. ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर R को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेक्टर R बराबर हम कह सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. But we have to make a diagram of वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C. So I told you earlier कि if there is minus that means nothing to worry about it, all you have to just change the direction of C. तो C का डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा, C का डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा और ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए C का डायरेक्शन यहाँ आ गया, रिजल्टेंट हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। दैट्स इट बच्चा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिए। अ कार इज मूविंग राउंड अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक कार है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो एट एवरी पॉइंट द स्पीड इज सेम, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एट एवरी पॉइंट। जब आप क्वेश्चन पढ़ो बेटा न्यूमेरिकल करते वक्त खास करके, तो आप ऐसे ही किया करो, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 12 to 13 years आई एम टेकिंग नीट फिजिक्स एंड जेई फिजिक्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ 60 to 70% स्टूडेंट कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि आप डे वन से पढ़ने का पैटर्न ही सही नहीं पकड़े हो। आपने यहाँ से यहाँ पकड़ा, पढ़ा, तुरंत डायग्राम में घुसेगा, डायग्राम वाला सवाल है तो नहीं होता, तो आप इमेजिन करके बनाते, कॉन्टेक्स्ट को जोड़ो। एट डिफरेंट टाइम्स, दो अलग अलग टाइम पर, द कार इज एट ए बी एन सी। आप देखिए तुरंत देखिए ए बी एन सी एंड देन डी। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमको डेल्टा वी फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और कहाँ से कहाँ तक, तो पहला है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। यहाँ डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल कहाँ है, फाइनल सी पॉइंट पर है, इनिशियल कहाँ है, ए पॉइंट पर, क्योंकि ए टू सी बोला ना, ए से सी, तो सी तो लास्ट पॉइंट हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज ऐसे ही निकालते हैं। आपके पास आज 10 रुपये, कल 15 हो गया, कितने ज़्यादा हुए, 5। 15 माइनस 10 करोगे कि 10 माइनस 15, ऑफकोर्स बड़े से छोटा, लास्ट से शुरुआत को माइनस करोगे, तो वी सी माइनस में बी ए। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्योंकि आपने वेक्टर लगाया है इसलिए इसका रूल है वी सी। लुक एट दिस, कहाँ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में वी आई कैप। फिर माइनस वी ए कहाँ जा रहा है, आई कैप डायरेक्शन में। ये फॉर्मूले का माइनस है, रियलिटी में ये है तो प्लस ही, लेकिन ये हो गया माइनस में 2v आई कैप। ये पहले वाले का आंसर आ गया 2v आई कैप। v का मैग्नीट्यूड कितना था 20 आई कैप, ये आ गया माइनस में 40 आई कैप। दिस इज वेलोसिटी में चेंज, कहाँ आया, माइनस से 40 आई कैप। तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो इस तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड 40 है। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं ये वेक्टर फॉर्म में, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो पहले वाले का आंसर 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी की बात करते हैं। ये देखिए ए से बी, तो डेल्टा v इज इक्वल टू वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। वी बी कितना हुआ, तो माइनस में वी जे, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, और ए कितना है ये। कैन यू ऐड दिस वेक्टर्स, डोंट गो फॉर इट, इसको आप जोड़ नहीं सकते। यहाँ जोड़ दिया था क्योंकि सेम स्वभाव का था, आई कैप आई कैप। ये आलू है, ये गोभी है, नहीं जोड़ सकते। कोई बोले कि 5 आलू और 2 गोभी कितना फल, तो साइंस वाला बच्चा बोलेगा चुप रहो भाई साहब, नहीं जुड़ेगा। कॉमर्स वाला बोलेगा इतना फल,
हाँ वैसे देखा जाए तो रियलिटी में तो सही है, इतना आलू और गोभी फल कैसे हो सकता है, मैं भी ना, बैक टू द पॉइंट। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 2v का स्क्वायर यानी रूट 2v, रूट 2v, वी कितना था 20, सो 20√2, दैट इज आंसर। तो एक का 40 है और दूसरे का 20√2 है, ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, 40 एंड देन 20√2। तो ये था बच्चा आज की क्लास का बेसिक इंट्रोडक्शन, जहां पे मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, एंड लुक एट द टाइम, इट्स ओनली 40 मिनट। दैट्स वाई the lectures from this channel will be very 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 helpful for all the students who are doing preparation for class 11th में आप हो तो भी देखो, JEE नीट के हो बच्चा तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जब मिलूंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, उससे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया है। अगर बहुत मजा आया बच्चों तो आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन SSP विद्यापीठ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ भौतिक विज्ञान पढ़ते रहें। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन do whatever you want to do man, but don't trouble your mata pita, and Bharat Mata ki jai।